दोस्तों, आज संसद में यूनियन बजट 2026 पेश कर दिया गया। यह असल में इंडिया की इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को रीशेप करने वाला बजट ज़्यादा लग रहा है। बजट में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इंडिया वांट्स सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी बहुत से मामलों में हमें स्वावलंबी बनना है और ग्लोबल लेवल के प्रोडक्शंस करने हैं। और मार्केट पे इस बजट का क्या इम्पैक्ट होगा, वही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्निंग विजिबिलिटी, स्ट्रक्चरल ग्रोथ और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट। ये तीनों चीज़ें जो प्रॉमिस की गई हैं यूनियन बजट में, उसका हमारा स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, पॉइंट वाइज हम ये देखेंगे। और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं, जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए हैं, और उसका इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पे पड़ेगा। और उन सेक्टर्स के जो प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं, मैं उनके भी नाम लूंगा, पर ये कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगा। उन स्टॉक्स को आप ब्लाइंडली बाई ना कर लें, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, चलिए शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। मेरा नाम सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विथ सौरभ। दोस्तों, याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें। दोस्तों, वन बाय वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो सेक्टर्स अनाउंसमेंट्स हुए हैं इस बजट में। पहला, बायोफार्मा शक्ति, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, यानी फार्मा विल बी द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। एफएम ने बजट स्पीच में स्पष्ट कहा कि इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना है। इसके लिए बायोफार्मा शक्ति नाम से एक विशेष योजना, जो कि 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, वो लॉन्च की जाएगी। और इसका टारगेट होगा कि अगले 5 साल में इंडिया को ग्लोबल फार्मा लीडर बनाना है। उद्देश्य क्या है? बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना, क्लिनिकल ट्रायल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और अप्रूव्ड टाइम फ्रेम में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को लेकर आना। अब स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? बायोफार्मा इकोसिस्टम निर्माण से लेकर और एंड टू एंड तक मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होगा। अभी तक सिर्फ एपीआई तक बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी हमारी फार्मा इंडस्ट्री, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो थी वो ज़्यादातर कंपनीज बना रही थी, और हाई वैल्यू बायोलॉजिक सेगमेंट्स में अभी तक हमारी कंपनीज नहीं थी। उसमें जब एंट्री होगी, कॉम्पिटिटिवनेस बनेगा, तो नेचुरली हमारी कंपनियां उभर के आगे आएंगी। हमें नज़र रखनी पड़ेगी कुछ इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे कि बायोकॉन, सिंजीन, या फिर डॉक्टर रेड्डीज, जुबलिएंट लाइफ, या फिर एपीआई इकोसिस्टम सपोर्ट में डिवीज लैब, लॉरस लैब जैसी कंपनियों में। कहीं से ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ उन कंपनियों के नाम ले रहा हूँ जो इस बजट स्पीच से अफेक्ट हो सकती हैं। इन्वेस्टर्स के लिए क्या सीख है इस मामले में? लॉन्ग टर्म थीम यह है कि फार्मा सिर्फ जेनेरिक ही नहीं, बल्कि एडवांस बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने जा रहा है इंडिया। दूसरा सेक्टर जो जिक्र किया गया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0। ये एक टेक बैकबोन बनेगा इंडिया का। स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने इकोसिस्टम खड़ा किया है, और अब ISM 2.0 को आगे ले जाना है। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, इंडिया आईपी एंड डिज़ाइन का फुल स्टैक बनाएगा, इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड स्किल इकोसिस्टम, और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए तक का एलोकेशन देने का प्रावधान है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की भी बात की गई है बजट के इस स्पीच में। अब इसका स्टॉक मार्केट इंपैक्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग आर्किटेक्ट बनेगा इंडिया सेमीकंडक्टर में। इंडिया का सेमीकंडक्टर ब्रांड एक बनेगा, केवल चिप तक वो सीमित नहीं रहेगा, और भी डाइवर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाएगा इंडिया।
अब स्टॉक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेज या फिर प्रिसीजन इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जैसे केन्स टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी या फिर स्पेशलिटी केमिकल, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो देते हैं बनाने के लिए जैसे एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, इन सब पर नज़र रखने की ज़रूरत है इस बजट के टेक अवे से। ये कोई फास्ट रैली थीम नहीं है दोस्तों, ये मल्टी साइकिल थीम है जिसमें पेशेंस चाहिए होगा। एक दिन में ये ग्लोबल लीडर नहीं बनेगा इंडिया में, लेकिन ये एक डिकेडल थीम हो सकती है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का। तीसरा पॉइंट, एमएसएमई, चैंपियन एसएमई इकोनॉमी इंजन बनाया जाएगा इंडिया को। बजट स्पीच में एमएसएमई को ग्रोथ इंजन कहा गया है। 3 pronged स्ट्रैटेजी डिक्लेयर की गई है। 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया गया है। इंडिया सेल्फ रिलायंट फंड जो कि 2,000 करोड़ का वो अलग से टॉपअप किया गया है और इनवॉइस सपोर्ट TREDS को स्ट्रेंथ बनाने की बात की गई है इंडिया इसके बजट में। तो स्टॉक मार्केट इंपैक्ट की जहां तक बात करें तो एमएसएमई सप्लाई चेन को मजबूत करता है। बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट हो पाते हैं एमएसएमई की वजह से। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली बड़े प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं। तो फिनेंशियल बॉटलनेक अगर कम होता है तो छोटे प्लेयर एग्जीक्यूशन ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। नज़र रखनी पड़ेगी जैसे ऑटो पार्ट सप्लाई चेन पे, जैसे बड़ी कंपनियां जो हैं मदरसन, बॉश इंडिया या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कमिंस इंडिया, थर्मैक्स जैसी कंपनियों पे, या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेन्स जैसे हैवेल्स, वोल्टास, इन सब कंपनियों पे नज़र रखनी पड़ेगी। एमएसएमई सपोर्ट इनडायरेक्टली अर्निंग्स और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव करता है और ये मिड कैप के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ये एमएसएमई कैसे अफेक्ट करेगा इन बड़े को, क्योंकि सारे के सारे जो सप्लायर्स हैं वो छोटे एमएसएमई हैं जो इस बड़े जायंट्स को सप्लाई करते हैं। तो ये बड़े जायंट्स अब ज़्यादा बेहतर डिलीवरी दे पाएंगे, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे और उस रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में डिलीवरी दे पाएंगे, जिससे कि उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा बेहतर होगी। तो इन सारी कंपनियों पे नज़र रखा जा सकता है। नेक्स्ट पुश जो है गवर्नमेंट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया गया है और नई स्कीम्स अनाउंस की गई हैं। भारी जोर था पूरे स्पीच में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पब्लिक कैपेक्स 12.2 लाख करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड अनाउंस किया गया है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर अनाउंस किया गया है, नेशनल वाटरवेज अनाउंस किए गए हैं, कोस्टल कार्गो सिस्टम अनाउंस किया गया है और रीट्स के बारे में भी स्पेशल प्रावधान किए गए हैं जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर को मोनेटाइज किया जा सके इस इंडिया बजट में। इसका स्टॉक मार्केट इंपैक्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी इंफ्रा पर और लॉजिस्टिक पर दोनों पे ही इंप्रूव होती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्लो बढ़ेगा तो कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल दोनों की ही डिमांड्स बढ़ेगी। तो इसमें से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे हमें, जैसे लार्सन एंड टुब्रो, आईआरबी इंफ्रा या फिर सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट्स, श्री सीमेंट, या फिर लॉजिस्टिक फ्राइड की बात करें तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब स्टॉक्स पे इंप्रूवमेंट आने की संभावना है इस बजट की वजह से। नज़र रखने की ज़रूरत है, आप अपनी स्टडी का हिस्सा बना सकते हैं। अब इन्वेस्टर के लिए जो सीख है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड ड्यूरेबिलिटी और शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट की वजह से नहीं, लॉन्ग टर्म विजन की वजह से चलेगा। इसके अलावा स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 10,000 करोड़ का अनाउंस किया गया है इस बजट में। यह योजना इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए है, जिससे कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैनर में हम प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाएं। प्लग एंड प्ले क्लस्टर सपोर्ट दिया जाएगा और इंडिया बजट में लॉजिस्टिक कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। अब इससे होगा ये कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटेगी और स्टॉक्स की अगर बात करें तो कंपनी जैसे कि टाटा स्टील या JSW स्टील, और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ये एक नीच है, ज़्यादा कंपनीज नहीं है इस फील्ड में, लेकिन अगर
इसे हम इम्प्रूव करें तो ओवरऑल एक एक्सपोर्ट इकोसिस्टम हमारा इम्प्रूव हो पाएगा। इसके अलावा पहली बार मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात की गई है, जिससे कि एक्सपोर्ट बूस्ट मिल सके टेक्सटाइल सेक्टर को। बजट स्पीच ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की घोषणा की है। नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेस्टिंग सेंटर, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स और सस्टेनेबल टेक्सटाइल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस बजट में। तो इसका इम्पैक्ट नेचुरली टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी हद तक देखा जाएगा। इनके मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी टेक्सटाइल सेक्टर की। तो इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स जो इसके हैं, जैसे अरविंद, वर्धमान टेक्सटाइल इत्यादि, या फिर केपीआर मिल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इन सब पे नज़र रखने की ज़रूरत है। जीस्ट ये कि टेक्सटाइल सेक्टर अब सिर्फ साइक्लिकल नहीं रह गया, ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम बन चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना फोकस्ड अप्रोच है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा बात की गई है फिस्कल डिसिप्लिन की और फिनेंशियल सेक्टर को मजबूत बनाने की। फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी संसाधनों पर एम्फेसिस दिया है। हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग बनाने की बात की गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को लिबरलाइज किया जाएगा, उसको खोला जाएगा। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी स्टॉक मार्केट पे इसका कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि अब इससे होगा ये कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, कर्ज आसानी से मिल सकेंगे और स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। और साथ ही साथ एफपीआई लिमिट भी बढ़ाने की बात की गई है। मतलब फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जिस लिमिट में इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, उस लिमिट को बढ़ाया जाएगा। इससे ग्लोबल कैपिटल इनफ्लो इक्विटीज़ में बढ़ेगा। तो नज़र रखनी पड़ेगी हमें पीएसयू बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसके साथ साथ प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, और साथ साथ एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह पे। तो फिनेंस अभी भी स्ट्रक्चरल बैकबोन है इस बजट के हिसाब से, और उम्मीद है कि मार्केट इस सेक्टर को रिटर्न देगा। इसके अलावा फोकस किया गया है टेक्नोलॉजी और एआई मिशंस पे। बजट स्पीच में क्लियरली कहा गया है कि टेक मिशन और एआई, क्वांटम एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स बनाने की बात की गई है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड एंड आर&डी नेशनल इनोवेशन फंड। इसका उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि टेक्नोलॉजी को बूस्ट करके नए नए संसाधन जुटाए जा सकें देश के अंदर ही। स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो इनोवेशन इकोसिस्टम इससे मजबूत होगा, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी। और अगर स्टॉक्स पे जिक्र करें तो जो कंपनियां जैसे टाटा टेक, टीसीएस, एचसीएल, जो हमारी टॉप आईटी कंपनियां हैं, उन पे नेचुरली फेवरेबल असर पड़ने की संभावना है। जहां तक टैक्सेशन की बात करें अगर इस बजट में, तो स्टेबिलिटी और ईज, यही दो फोकस था हमारे फिनेंस मिनिस्टर का। बजट स्पीच में कोई शॉक टैक्स चेंजेस नहीं हैं, ना ही डायरेक्ट टैक्सेस में, ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस में। कोई हाई टैक्स वॉलेटिलिटी नहीं है, जो चल रही थी लगभग उतनी ही चलती रहेगी। और इसका स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट की जहां तक बात करें तो कुछ खास बहुत स्पेशल इम्पैक्ट टैक्स रिलेटेड नहीं है। हालांकि निफ्टी मिड कैप 100 वगैरह की कुछ कंपनियां हैं जिस पे ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा होती हैं, तो उसके एसटीटी में कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि वॉलेटिलिटी शायद थोड़ी कम हो जाए उसकी वजह से। तो एसेट एलोकेशन ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें तो एसेट एलोकेशन अभी भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके इस पूरी जर्नी में। प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई है इस बजट में। बड़े थीम्स अभी भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन रेजिलियंस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर, एमएसएमई चैंपियन बनाने की कोशिश की गई है इंडिया को, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा हमारी बड़ी कंपनियों पे। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी और फिनेंशियल आर्किटेक्चर को मजबूत बनाने की बात की गई है हमारे इस बजट 2026 में। तो अब मार्केट पे ओवरऑल अगर हम बात करें, कोई क्रैश सिग्नल नहीं जा रहा है और ना ही
यूफोरिया हो रहा है मार्केट में इस बजट की वजह से। अर्निंग स्टेबिलिटी रहेगी, स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि लॉन्ग रन में डिलीवर करेंगे। अब स्मार्ट इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी होगी? हेडलाइंस को इग्नोर करें, स्ट्रक्चरल बकेट्स को ऐड करें। जिन सेक्टर में बात की गई है फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जैसे बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम या मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, इन सेक्टर्स में अगर क्वालिटी स्टॉक्स को आप होल्ड करते हैं तो ध्यान रखें ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, एक दिन में कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ें जब इम्प्लीमेंट होनी शुरू करेंगी तो धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका असर देखा जाएगा। इसलिए अगर शॉर्ट होराइजन है तो इस बजट में आपके लिए कुछ खास नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो जो मैंने सेक्टर्स की बात की उन पे आप ध्यान रख सकते हैं और उनकी जो टॉप कंपनियां हैं उस पे भी अपना फोकस रख सकते हैं। एसआईपी अभी भी कंटिन्यू रहनी चाहिए जैसे पहले थी, और स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग आप हमेशा ही कंटिन्यू रखें। दोस्तों, ये मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन जो समझा आज के बजट स्पीच को सुनने के बाद। बाकी अगर आप चाहें तो एक डिटेल्ड डिस्कशन में और ला सकता हूँ जिसमें ये सेक्टर वाइज एलोकेशन को और डिटेल में हम डिस्कस करें और उसके स्टॉक पे पड़ने वाले असर को भी बेहतर समझें। दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा ये बजट रिलेटेड स्पेशल एपिसोड। बाकी जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।